तो स्वागत है आप सभी का एक और नए धमाकेदार कहानी के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन की शुभारंभ करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, हमें मेन कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है। मेन कैरेक्टर जिसका जन्म एक आम सी फैमिली में हुई थी। उसकी हर रोज़ की ज़िंदगी लगभग एक जैसी ही थी और बोरिंग थी। उसे लगता था उसकी ज़िंदगी बिना किसी खास बात के ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक पल में ही मेन कैरेक्टर की आंखें चमक जाती है। उसके सामने की स्क्रीन पर एक सुनहरे बालों वाला किरदार दिखाई देता है जो कहता है कि उसे हीरोज ऑफ डेस्टिनी नाम का एक गेम मिला और इसी तरह वो बना द रूलर। लेकिन अब अपने कमरे में वापस वो बहुत खुश था क्योंकि वो आखिरकार अकेला है। उसे स्कूल से कोई खास लगाव तो नहीं है और ना ही नफरत। वो अपना पीसी ऑन करता है और कहता है, जब मैं गेम खेलता हूँ तो बस वही पल मुझे खुशी देता है। और अगर सच कहूँ तो मुझे यहाँ पर मेन कैरेक्टर वाली फीलिंग आती है। उसे सिंगल प्लेयर गेम्स ज़्यादा पसंद है जहाँ अनगिनत रास्ते हैं और उसे बार बार खेला जा सकता है। कुछ हैक्स लगाकर सिस्टम की सारी हदें पार की जा सकती है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उसके अराउंड ही घूम रही है। जहाँ पर मेन कैरेक्टर थोड़ा शर्माते हुए कहता है, ऐसा बस मेरा मानना है। जिसके बाद मेन कैरेक्टर कंप्यूटर की ओर देखकर कहता है, चलो आज दोबारा करते हैं। लाइव स्ट्रीम शुरू होता है और कोई एक शख्स कमेंट करता है और कहता है, हफ्ते के बीच में लाइव स्ट्रीम कर रहे हो क्या? तुम्हारा कोई क्लासेस नहीं है? और अलग अलग लोग अलग अलग कमेंट्स करता है। जहाँ पर मेन कैरेक्टर इन कमेंट्स को देख ही रहा था, अचानक से कोई $10 डोनेट करता है। ये देखकर मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है। ये ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना ही अच्छा है। लेकिन इसके अगले ही पल कोई डिया नाम का शख्स उसे $1000 देता है, जो देखते ही मेन कैरेक्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे अपने खुद के आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो मॉनिटर के पास आकर ध्यान से देखने लग जाता है और उसके साथ ही चैट पूरी कमेंट्स से भर जाता है, जिनमें से कोई कहता है $1000, शायद से वो जल्द ही रिफंड मांगेगा। दूसरा कोई कहता है, आखिर इस शख्स ने $1000 डोनेट किया है, इसने कुछ कहा भी नहीं, कम से कम इसे फेस रिवील ही करने को कहता। जिसके अगले ही पल डिया नाम की शख्स की ओर से दूसरा कमेंट आता है जहाँ पर लिखा हुआ था, मैंने तुम्हें एक ईमेल सेंड किया है, प्लीज़ उसे चेक कर लेना। यह सुनकर तुरंत ही मेन कैरेक्टर ईमेल बॉक्स को खोलता है। ईमेल किसी गेम मास्टर नाम की शख्स की ओर से था। वो अपने आप को एक गेम डेवलपर बताता है और साथ ही कहता है कि उसने अपने आप से ही एक गेम बनाया है जो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आज तक किसी ने उसे कंप्लीट नहीं किया है और ना ही कोई कर पाया है। और साथ ही वो रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, क्या तुम मेरे लिए इस गेम को खेल सकते हो और इसके बारे में अपने फीडबैक्स दे सकते हो ताकि मैं इसकी डिफिकल्टी लेवल को एडजस्ट कर सकूं। और साथ ही वो बताता है, इसे लाइव स्ट्रीम में मत दिखाना। जहां पर मेन कैरेक्टर इस बारे में सुनकर कि आज तक इस गेम को कोई भी क्लियर नहीं कर पाया, वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है और साथ ही मन ही मन सोचता है, व्हाट इफ अगर मैं इस गेम को क्लियर कर दूं, मेरे जैसा एक आम सा शख्स भी स्पेशल बन सकता है। साथ ही ईमेल पर अटैच्ड लिंक पर क्लिक करता है और उसके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होता है जहाँ पर लिखा हुआ था, क्या आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहेंगे? मेन कैरेक्टर तुरंत ही जोश में यस दबा देता है। अगले ही पल इंस्टॉलेशन शुरू होता है और कुछ ही पल में गेम इंस्टॉल हो जाता है। गेम का इंटरफेस पूरी तरह से ब्लैंक था। मेन कैरेक्टर एक समुद्र के ऊपर खड़ा था, जहाँ पर ग्राफिक्स को देखकर मेन कैरेक्टर थोड़ा निराश होता है। फिर वो मन ही मन सोचता है, हालांकि ग्राफिक्स बुरा है लेकिन इसे बस एक ही शख्स ने बनाया है तो ये उतना भी बुरा नहीं है। जिसके बाद मेन कैरेक्टर को इन गेम नेम सिलेक्ट करने को मिलता है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर अपने आप को गेम मास्टर नाम देता है। नाम चुनते ही गेम अगले ही पल शुरू हो जाता है बिना किसी ट्यूटोरियल और गाइडेंस के। जिसके बाद उसके सामने वाले गांव के अंदर से एक बुढ़ाऊ बाहर आता है जो कि गांव का मुखिया होता है। मेन कैरेक्टर की ओर देखकर वो सवाल पूछता है, तुम्हें देखकर तुम यहाँ के तो नहीं लग रहे हो, क्या तुम्हें गांव में कोई काम है? जहाँ पर मेन कैरेक्टर को अपने आप से जवाब देने का ऑप्शन मिलता है। बाकी गेम्स की तरह उसे बहुत से ऑप्शंस नहीं मिलते। गेम की इस फीचर को देखकर मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन वो अपनी ओर से एक डायलॉग ऐड कर देता है जहाँ पर वो कहता है,
ओए बुढ़ाओ, अपने पास की सारी सोने चांदी मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारी पूरी गांव को तहस नहस कर दूंगा। ये लिखने के बाद मेन कैरेक्टर स्क्रीन की ओर देखने लग जाता है। तभी अचानक से वो बुढ़ा अपनी झड़ी उठाता है और मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है और एक ही हमले में उसे मार गिराता है, जहाँ पर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, आप मर चुके हैं। क्या आप इस गेम को दोबारा खेलना चाहेंगे? जहां मेन कैरेक्टर गुस्से में जल्दी से यस दबाता है और दोबारा से गेम शुरू करता है। बुढ़ाओ दोबारा से अपना सवाल रिपीट करता है, तुम यहाँ के तो नहीं लग रहे हो, क्या तुम्हें गांव में कोई काम है? सवाल सुनकर मेन कैरेक्टर इस बार अलग सा जवाब देता है। वो इनोसेंट सा फेस बनाकर कहता है, वो दरअसल मैं रास्ता भटक चुका हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को और पीने को मिल सकता है? ये कहकर मेन कैरेक्टर उम्मीद भरी नजरों से उस बुढ़ाओ की ओर देखने लग जाता है। वहीं पर वो बुढ़ाओ दोबारा से गांव के अंदर जाते हुए कहता है, मेरे पीछे चलो। जिसके बाद मेन कैरेक्टर उस बुढ़ाओ के घर में पहुंचता है, जहां पर वो बुढ़ाओ मेन कैरेक्टर को कुछ पीने को देते हुए कहता है, इसे पी लो और आराम कर लो। मेन कैरेक्टर शुक्रिया कहकर उसे तुरंत ही पी जाता है और अगले ही पल वो दोबारा से मर जाता है, क्योंकि उसमें पॉइजन था। ये देखते ही मेन कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो इंटरनेट केबल को ही खोल देता है और साथ ही मन ही मन सोचता है, इसके बारे में क्या ख्याल है, अगर इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो सर्वर से इसे कोई कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। ये सोचकर मेन कैरेक्टर गेम दोबारा से शुरू करता है, लेकिन इस बार गेम ग्लिच करने लग जाता है और अगले ही पल मरने की नोटिफिकेशन आता है। ये देखकर मेन कैरेक्टर फ्रस्ट्रेट होकर माउस को ही फेंक देता है और साथ ही कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, बिना इंटरनेट के भी ये काम कैसे कर रहा है। जिसके बाद मेन कैरेक्टर उस गेम डेवलपर के बारे में सोचने लग जाता है। अगले ही पल मेन कैरेक्टर की नजर समय पर जाता है। रात बहुत हो चुकी थी, इसीलिए मेन कैरेक्टर गेम को सेव करके सो जाता है और सोते हुए भी उसी गेम के बारे में सोचता है। जिसके बाद मेन कैरेक्टर उस गेम को हर रोज खेलने लग जाता है और ऐसे ही खेलते खेलते पूरा 10 साल बीत जाता है। 10 साल बाद मेन कैरेक्टर एक कंपनी में काम कर रहा होता है। वहीं पर उसकी कलीग जो कि एक लड़की होती है, वो मेन कैरेक्टर के पास आकर उससे कहती है, आपने जैसा कहा था वैसे ही मैंने फाइल को रख दी है। ये सुनकर मेन कैरेक्टर शुक्रिया कहता है और ऐसे ही शाम हो जाता है और ऑफिस टाइम खत्म हो जाता है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर की कलीग वही लड़की मेन कैरेक्टर से बातें करने की कोशिश कर रही होती है। वो शर्माते हुए मेन कैरेक्टर को डिनर के लिए पूछती है। यह सुनकर मेन कैरेक्टर उस लड़की की ओर देखकर कहता है, मुझे माफ कर देना, मुझे घर जाके कुछ काम है। वो दरअसल आज मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है, क्यों ना हम किसी और दिन चले। जो सुनकर वो लड़की उदास हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम पहुंचते हैं मेन कैरेक्टर के घर पर। मेन कैरेक्टर जो कि अपने पीसी के सामने बैठा हुआ था, वो खुद से ही वादा करता है, फॉर श्योर आज मैं इस गेम को खत्म कर दूंगा। और हम देख पाते हैं मेन कैरेक्टर लगातार गेम खेलने लग जाता है। रात से सुबह हो जाती है और आखिरकार गेम से नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन, आपका गेम पूरा हुआ, आप पहला इंसान है जिसने इस गेम को पूरा किया है। नोटिफिकेशन देखते ही मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुशी से अपने आप से ही कहता है, फाइनली गेम खत्म हुआ। लेकिन ये एक्साइटमेंट बस कुछ ही पलों के लिए था। धीरे धीरे मेन कैरेक्टर दोबारा से उदास हो जाता है। वो अपने मन ही मन सोचता है, 10 साल, इस गेम को कंप्लीट करने में पूरा 10 साल लगा, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी जिंदगी हमेशा की तरह ही ऑर्डिनरी ही रहेगी। गेम खत्म होने के बाद जो कुछ पल का एक्साइटमेंट था वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मेन कैरेक्टर को अकेलापन महसूस होता है। वो उस गेम के बारे में सोचता है और उसकी कैरेक्टर्स के बारे में, जहाँ पर हर एक कैरेक्टर्स की अपनी खुद की पर्सनैलिटीज थी। वो सोचता है, क्या इस दुनिया में कहीं उन जैसा लोग भी रहेगा। फिर मेन कैरेक्टर अपनी आंखें मसलते हुए कहता है, फाइनली ये खत्म तो हुआ। लेकिन अगले ही पल मेन कैरेक्टर की नजर डिस्प्ले पर आई हुई नई नोटिफिकेशन की ओर जाता है, जहाँ पर लिखा हुआ था, क्या आप नए एडवेंचर को शुरू करना चाहेंगे। ध्यान रहे, अगर आप यस दबाते हैं तो आपको कॉन्टिनेंट ऑफ एलियन में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा और वहाँ से वापस नहीं आया जा सकता। वापस आने के लिए गेम को पूरी तरह से खत्म करना होगा। इस नई नोटिफिकेशन को देखकर मेन कैरेक्टर के शरीर पर गूज बम्स आने लगता है और साथ ही बिना कुछ ज्यादा सोचे मेन कैरेक्टर हाथ दबा देता है और अगले ही पल मेन कैरेक्टर की आंखों के सामने तेज रोशनी चमकता है और पूरी तरह से अंधेरा सा जाता है। साथ ही मेन कैरेक्टर के दिमाग के अंदर आवाजें गूंजने लग जाती है,
आपको टेलीपोर्ट किया जा रहा है। स्वागत है गेम मास्टर। जिसके कुछ देर बाद अंधेरा धीरे धीरे हटता है। मेन कैरेक्टर की आंखें धीरे से खुलता है, जहाँ उसे अचानक से ही अपने साथी में दर्द महसूस होती है, जैसे कि उसकी साथी जल रही हो। उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, जहाँ पर मेन कैरेक्टर की धुंधली खुली हुई आंखों से वो आसपास देखते हुए मन ही मन सोचता है, ये मैं कहाँ हूँ? ये मेरा कमरा है? वहीं पर किसी की गहरी आवाज आता है, शुक्र है कि आप उठ गए। अगर मेरे पास वो टॉप टायर की पोर्शन नहीं होता तो शायद से आप दोबारा से उठ नहीं पाते। जहाँ पर हम मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं, जिसकी आंखें हरी और सुनहरे बाल होते हैं, जो कि बिस्तर पर लेटा हुआ था और वो अलग ही शख्स बन चुका था, जिसका नाम कैलिक्स होता है। जहाँ पर पहुंचते ही अपने सामने खड़ी अधेड़ उम्र की आदमी को देखकर वो सवाल पूछता है, आखिर आप कौन हैं? वहीं पर अधेड़ उम्र का आदमी, जिसके चेहरे पर साफ साफ परेशानी झलक रहा था, वो मन ही मन सोचता है, हीलर ने तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। जहाँ पर मेन कैरेक्टर अपनी आसपास अनजानी माहौल को देखकर बहुत परेशान था। वहीं पर वो अधेड़ उम्र का आदमी अपना नाम रासेल बताता है। उसकी बातें सुनने के बाद मेन कैरेक्टर को कुछ समझ में आती है। ये आदमी जापानीज नहीं बोल रहा था, लेकिन फिर भी अजीब तरह से उसे उसकी बातें समझ आ रही थी, और साथ ही वो अपने साथी में हो रही दर्द के बारे में सोचकर उसे हाथ लगाता है, और अगले ही पल उसे तेज दर्द महसूस होता है और वो अपने बिस्तर में ही सिकुड़ सा जाता है। जहां अपने मालिक को दर्द में देखकर रासेल उससे माफी मांगता है जल्दबाजी करने के लिए, और साथ ही कहता है, चिंता की कोई बात नहीं है, ये बस उस दवाई का असर है, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ, मैं कल सुबह दोबारा वापस आऊंगा। ये कहकर रासेल वहाँ से चला जाता है। वहीं पर मेन कैरेक्टर, जो कि दर्द में था, धीरे धीरे उसका दर्द कम होता है और फाइनली सो जाता है। जिसके बाद सुबह आँख खुलते ही मेन कैरेक्टर सबसे पहले आईने के सामने जाकर खुद को देखता है। वो मन ही मन सोचता है कि आखिर ये कौन है और मैं कौन हूँ, जहाँ पर उसे इस शख्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और ऊपर से उसे अपने बारे में भी याद नहीं आ रहा था। वो अपने सर पकड़कर याद करने की कोशिश करता है, और साथ ही खुद को ध्यान से देखने लग जाता है, और आईने में खुद को ही देखते हुए सवाल पूछता है, आखिर तुम कौन हो? और इसके अगले ही पल उसके सामने ओपन होता है उसका सिस्टम विंडो, जहाँ पर उसकी सारी डिटेल्स लिखा हुआ था, जहाँ इस नई शरीर का नाम कैलिक्स, उम्र 15, और साथ ही वो एक नोवेल था, और साथ ही उसकी सारी डिटेल्स भी लिखी हुई थी। उस स्टेटस विंडो को देखते ही मेन कैरेक्टर, जो कि कैलिक्स के बॉडी में था, उसे तुरंत ही गेम के बारे में याद आ जाता है, और साथ ही उस पॉपअप विंडो के बारे में भी, जहां पर लिखा हुआ था कि अगर आपने हाथ दबाया तो आप वापस नहीं आ सकते जब तक कि गेम खत्म नहीं हो जाता। जहां पर कैलिक्स समझ जाता है कि वो गेम के अंदर टेलीपोर्ट हो चुका है, और अगर वो गेम के अंदर है तो शायद से वो कॉन्टिनेंट ऑफ एलियन पर है। अभी कैलिक्स के बॉडी में मेन कैरेक्टर, जो कि बहुत ज्यादा परेशान था इस बारे में सोचकर, वो खुद को शांत करता है, और साथ ही उसे याद आता है अपने साथी पे हो रही दर्द के बारे में। क्यूरियस होकर अपने साथी की ओर देखकर उसे छूता है, और अगले ही पल उसे तेज दर्द महसूस होता है, और वो तुरंत ही अपने घुटने पे आ जाता है। जहां मेन कैरेक्टर को एक पल के लिए लगा था कि शायद से ये सपना हो सकता है, लेकिन दर्द महसूस करते ही उसे समझ आ जाता है कि ये कोई सपना नहीं है। जहाँ पर दर्द ज्यादा होने की वजह से मेन कैरेक्टर रेंगते हुए ही अपने बिस्तर की ओर जाते हुए खुद से ही वादा करता है कि आज से उसका नाम कैलिक्स है, और उसे ये याद रखना होगा। और साथ ही बिस्तर के पास पहुंचकर वो अपने सिस्टम के बारे में सोचता है, और अगले ही पल सिस्टम उसके सामने दोबारा अपीयर होता है। ये देखकर मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि सिस्टम उसके सामने याद करते ही आ जाएगा, और साथ ही ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जहाँ पर कैलिक्स को पता था कि अगर वो एक भी गलती करेगा वो तुरंत मारा जाएगा। उसे बस अब इस दुनिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना होगा। वो साथ ही सिस्टम की मदद से इस दुनिया के बारे में पता करने लग जाता है, जहां उसे पता चलता है ये एक नोवेल फैमिली है, जो कि इसी कॉन्टिनेंट के नाम पर है, तो शायद से ये इस कॉन्टिनेंट का मेन नोवेल फैमिली होगा। तभी अचानक से दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अचानक हुई दस्तक की आवाज को सुनकर कैलिक्स का दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। घबराहट के मारे कैलिक्स का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो मन ही मन सोचता है कि आखिर दरवाजे के दूसरी तरफ कौन होगा। जहाँ पर डर के मारे कैलिक्स खुद
खुद को ही बार बार अपना खुद का नाम याद दिलाता है। जहाँ पर दरवाजे की दूसरी ओर खड़ी हम एक लड़की को देखते हैं, जहाँ दरवाजे के अंदर से कैलिक्स की आवाज आता है कि तुम कौन हो, जहाँ मेड बाहर से आवाज लगाती है, माय लॉर्ड आपकी दवाई का वक्त हो चुका है। जो कि बाहर बस एक नौकरानी थी। कैलिक्स खुद को शांत होता हुआ महसूस करता है और उसे अंदर आने को कहता है, जिसके बाद दवाई लेकर मेड कमरे के अंदर आती है और उसके सामने आकर घुटने पे बैठ जाती है और दवाई ऑफर करती है। वहीं पर कैलिक्स जो कि पहले से ही परेशान था, अचानक ही उस मेड की नाम पूछने वाला था, लेकिन तुरंत ही वो खुद को रोक लेता है। क्या पता अगर उसने उस मेड की नाम पूछा तो शायद से मेड को उस पर शक हो सकता है। वहीं पर कैलिक्स की मुंह से आवाज सुनकर मेड सवाल पूछती है, क्या आपको कुछ कहना था? वहीं पर मेन कैरेक्टर तुरंत ही मना कर देता है। जहां मेन कैरेक्टर के पास सिस्टम था, वो सिस्टम के बारे में सोचता है और उस लड़की के सामने सिस्टम विंडो अपीयर होता है और उसकी सारी जानकारी दिखाई देती है। जहां मेन कैरेक्टर को सिस्टम से पता चलता है कि उसका नाम लीला है। जहां एक चीज गौर करने वाली थी, वो इस हाउस होल्ड के होने के बावजूद भी उसका एड्रेस कहीं और की दिखाई दे रही थी, जहां पर वो किसी दूसरी हाउस होल्ड से थी। लेकिन साथ ही कैलिक्स की नजर उसकी युद्ध कला पर जाती है, जो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि एक आम सी नौकरानी होने के बावजूद भी उसकी युद्ध कला तीसरे स्तर की थी, जिससे कैलिक्स का शक उस मेड के ऊपर और भी बढ़ जाता है। वो मन ही मन सोचता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इसे पीऊं। वहीं पर नौकरानी कैलिक्स की सरीसी शक्ल को देखकर कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही कैलिक्स उसे रोक देता है और साथ ही हिचकिचाते हुए कहता है, क्यों ना तुम इसे यहीं पर छोड़ दो। ये सुनकर नौकरानी प्यारी सी शक्ल बनाकर उसे पीने को कहती है। कैलिक्स को दवाई पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि उसे शक था शायद से इसमें जहर हो सकता है, लेकिन मजबूरी में कैलिक्स उस बोल को उठा लेता है। लेकिन अगले ही पल वो दर्द का बहाना करके उस बोल को नीचे गिरा देता है। दवाई लगभग जमीन पे गिर ही चुका था, लेकिन नौकरानी बिजली की रफ्तार से उस गिरती हुई बर्तन को बड़े ही आसानी से पकड़ लेती है। उसी पल उन दोनों की नजरें कुछ पल के लिए एक दूसरे से मिलती है, जहाँ पे कैलिक्स को इस बात का डर था कि शायद से नौकरानी ये समझ चुकी है कि वो जानबूझकर दवाई गिराने वाला था। जिसके बाद नौकरानी दवाई दोबारा से ट्रे पर रखती है, जहाँ पर कैलिक्स दर्द का नाटक करता है ताकि उसके ऊपर से शक का दायरा हट जाए और वो बिस्तर से गिरने लग जाता है। लेकिन इसके अगले ही पल नौकरानी तेजी से आकर उससे अपनी बाहों में थाम लेती है। वहीं पर कैलिक्स मन ही मन सोचता है, शायद इतना एक्टिंग काफी होना चाहिए। साथ ही वो अपने बारे में सोचता है, जो कि वो काउंट का पहला संतान है, तो काउंट की गद्दी पर उसका पहला हक है। लेकिन अगर वो मर जाता है तो गद्दी पर पहला हक किसी और का होगा। तो इन सभी कड़ियों को जोड़ने के बाद मेन कैरेक्टर कैलिक्स को समझ आता है कि शायद से इस लड़की को नौकरानी बनाकर काउंट की किसी दूसरी पत्नी ने भेजा होगा, ताकि मेरा हत्या की जा सके और अगला काउंट उसका ही बेटा बने। लेकिन पता नहीं क्यों कैलिक्स को इन सब के बारे में पता चलने के बाद उसे एक्साइटमेंट महसूस होता है। वो मन ही मन सोचता है, तो गेम शुरू हो चुका है और ये तो सच में टफ है। जहाँ कैलिक्स नौकरानी से कहता है कि वो अभी ठीक है और उस नौकरानी की ओर ठंडी नजरों से देखते हुए कहता है, वैसे मेरी दूसरी माँ कैसी है? ये सुनकर नौकरानी एक पल के लिए चौंक जाती है। चौंकने के बावजूद भी नौकरानी शांत रहती है और कहती है, काउंटेस बहुत ही ज्यादा उदास है आपके सुसाइड करने की कोशिश के बारे में सुनकर, और मुझसे कहा है कि मैं आपका ध्यान रखूं और दोबारा से ऐसा कभी ना हो। नौकरानी की ये बात सुनने के बाद कैलिक्स खुद से ही सोचता है, तो इसका मतलब इस बॉडी की असली ओनर ने सुसाइड किया था और उसके मरते ही मैं इसके बॉडी में आ चुका हूँ। और साथ ही अपने छाती पे लगी हुई कट की निशान को देखकर सोचता है, शायद से उसने खुद को किसी खंजर से मारा होगा। जिसके बाद कैलिक्स कहता है, आगे से मैं उन्हें परेशान होने का मौका नहीं दूंगा। ये सुनकर नौकरानी बिना किसी एक्सप्रेशन के कहती है। ये सुनकर काउंटेस बहुत खुश होंगी। जिसके बाद कैलिक्स उसे जाने को कहता है, लेकिन नौकरानी बड़े ही खतरनाक नजरों से देखते हुए कहती है, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आपने अभी तक दवाई नहीं पी है। नौकरानी की खतरनाक नजरों को देखकर कैलिक्स डर सा जाता है। कैलिक्स एक पल के लिए वहाँ से भागने के बारे में भी सोचता है और चिल्लाने के बारे में भी, लेकिन उसे पता था वो बहुत कमजोर है और अगर वो इनमें से एक भी कोशिश करेगा वो तुरंत इसके हाथों मारा जाएगा। उस सूप को पीने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर अचानक कैलिक्स को एहसास होता है कि नौकरानी तो उसे ऐसे भी मार सकता है।
लेकिन जहर ही क्यों? अरे हाँ, अगर मैं जहर से मर गया तो ये सुसाइड की तरह दिखेगा और किसी को किसी पर शक भी नहीं होगा। ये एक तरह का स्लो क्रीम पाई पॉइजन की तरह है। वहीं पर नौकरानी कैलिक्स की ओर देखकर शांत आवाज में कहती है, अगर आपको ये पीने में दिक्कत हो रही है तो मैं मदद कर सकती हूँ। वहीं पर कैलिक्स अपनी मुट्ठी भींच लेता है और वो कहता है, हीरोज ऑफ डेस्टिनी गेम खेलकर उसे इस बात का एहसास हो चुका है कि हमेशा सबसे बुरा सोचो, जल्द ही वो सच्चाई बन जाएगी। और अगर उसे जिंदा रहना है तो हर चीज पर शक करना होगा और हमेशा तैयार रहना होगा। जहाँ कैलिक्स मन ही मन सोचता है, अगर मैं उसे मना करूंगा तो मुझे जबरदस्ती सूप पिलाएगा ही। जहाँ कैलिक्स बेशक डरा हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों कैलिक्स को एक्साइटमेंट महसूस होता है। जहाँ पर नौकरानी दोबारा से कुछ कहने वाली थी, लेकिन इसके अगले ही पल कैलिक्स उस सूप को लेकर एक सांस में गटक जाता है। वहीं पर नौकरानी ध्यान से देख रही होती है। अगले ही पल सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, आपको एक तरह का स्लो पॉइजन दिया गया है। जहाँ पर कैलिक्स को तो पहले से ही शक था और अब वो कंफर्म हो जाता है। जहाँ कैलिक्स का दिमाग तेजी से चलने लग जाता है। वो सोचता है जल्द ही उसे किसी न किसी से मदद लेनी होगी। जहाँ पर अचानक ही उसे रासेल के बारे में याद आता है, जिसने उसे टॉप टायर की पोशन देकर बचाया था। वो तुरंत ही नौकरानी की ओर देखकर कहता है, लीला जल्दी से बाहर जाके रासेल को बुलाओ। ये सुनकर नौकरानी सवाल पूछती है, लेकिन क्यों? ये सुनकर कैलिक्स गुस्से में कहता है, क्या मुझे एक नौकर को जवाब देने की जरूरत है? कैलिक्स को गुस्से में देख नौकरानी हैरान हो जाती है और वो कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती है। यह सुनकर कैलिक्स गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अगर समझ आ गया तो बाहर जाओ। जहाँ पर नौकरानी के बाहर जाते ही कैलिक्स तुरंत ही अपने बिस्तर से उठ जाता है और गले में उंगली डालकर उल्टी करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। कैलिक्स अपने आसपास देखता है और कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। वही कैलिक्स के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, आपकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही है। जहर के कारण उसे बेहोशी सा महसूस होता है। वो अपने आसपास कुछ ढूंढने की कोशिश करता है और कमरे की सारी चीजें इधर उधर फैला देता है। कैलिक्स धड़ाम से जमीन पे गिर जाता है और साथ ही वो मन ही मन सोचता है, क्या मैं यहीं पे मर जाऊंगा? और अगर मैं मर गया तो क्या गेम दोबारा शुरू होगा या फिर मैं सच में मर जाऊंगा? लेकिन तभी अचानक से कैलिक्स की नजर सामने रखी हुई एक बर्तन की ओर जाता है। कैलिक्स रेंगते हुए उस बर्तन के पास पहुंचता है और उसे हाथ में उठा लेता है। ढक्कन खुलते ही उसे तेज बदबू महसूस होता है और उल्टी से आ जाता है। वो देखता है कि वो किसी तरह का दूध है जो कि खराब हो चुका है। कैलिक्स उस दूध की ओर देखकर थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन दोबारा से सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, आपकी आंखें बंद हो रही है। कैलिक्स के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो कैलिक्स उस सड़ी हुई दूध को ही जल्दी से पी लेता है और इसी के साथ ये सीन यहीं पे शिफ्ट हो जाता है। जिसके बाद कैलिक्स की आंखें दोबारा खुलती है। पहली बार की तरह ही उसके सामने रासेल मौजूद था। रासेल उसकी ओर देखकर कहता है, आप जाग गए? वहीं पर कैलिक्स परेशान था और कंफ्यूज्ड भी। उसे लग रहा था कि शायद से गेम रीसेट हो चुका है या फिर एक कोई डेजा वू था। वहीं पर उसकी बातें सुनकर रासेल कहता है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? और ऊपर से कमरे की हालत ऐसा क्यों है? यहाँ पर क्या चल रहा था? जहाँ पर रासेल कैलिक्स के लिए बहुत परेशान था, वो कहता है, और ऊपर से आप जमीन पर क्यों लेटे हुए थे? मैं कब से आपको आवाज लगा रहा था और आप जाग ही नहीं रहे थे। घबराहट के मारे ऑलमोस्ट मैं हीलर को बुलाने ही वाला था। इतनी सारी सवालों को एक साथ सुनकर कैलिक्स कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि कैलिक्स उस मरने की एहसास से डरा हुआ था और साथ ही वो मन ही मन सोचता है, जो भी हो जाए उसे जिंदा रहना होगा। जिसके बाद कैलिक्स रासेल की ओर देखकर उसके स्टेटस विंडो को ओपन करता है। वहीं पर रासेल बार बार कह रहा था, क्या आप मेरी बात सुन भी रहे हैं लॉर्ड? वहीं पर कैलिक्स रासेल के स्टेटस में उसके बारे में जानकारी देखता है, जहां पर लिखा था कि रासेल एक्टिंग काउंट है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस देश की असली काउंट मारा जा चुका है और मरने से पहले उसने अपनी कोई भी बारिश नहीं चुना है, जिस वजह से टेम्परेरी तौर पर रासेल ही काउंट है। वहीं पर कैलिक्स रासेल की ओर देखकर मन ही मन सोचता है, रासेल ने ही मुझे पिछली बार बचाया था, तो इसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ। जिसके बाद कैलिक्स उसे सब बताने के बारे में डिसाइड करता है। कैलिक्स कहता है, रासेल
आई मीन एक्टिंग काउंट। ये सुनकर रासेल कहता है जी बताइए माय लॉर्ड। जिसके बाद कैलिक्स रासेल को अपने साथ घटी सारी घटनाओं के बारे में बताता है और नौकरानी के बारे में भी बताता है। ऑब्वियसली वो अपनी पुनर्जन्म के बारे में नहीं बताता। यह सुनने के बाद कैलिक्स सोच में पड़ जाता है और वो कहता है मेरे होते हुए इन सब चीजों से गुजरने के लिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन हमारे पास इस बात को साबित करने के लिए कोई एविडेंस भी तो नहीं है। रासेल की बातें सुनकर कैलिक्स मन ही मन सोचता है भले ही इसने मुझे बचाने के लिए एक टॉप ग्रेड की पोशन का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी ये मुझे कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा। ये सबको एक तरह से ट्रीट कर रहा है और ऊपर से रूल भी फॉलो कर रहा है। जहाँ पर रासेल अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए कहता है मेरे लिए आप, माय लेडी और बाकी सारे हायर सभी बराबर है और मैं सभी को इक्वली ट्रीट करूंगा और बिना किसी गवाह और सबूत के किसी के ऊपर भी एक्शन नहीं ले सकता। वहीं पर कैलिक्स थोड़ा गुस्से में कहता है तो क्या इसका मतलब मुझे उस मेडिसिन को आगे भी पीते रहना होगा, इस बारे में पता होते हुए भी कि वो दवाई मेरी दुश्मन की ओर से आ रही है। कैलिक्स की बातें सुनकर रासेल कहता है क्या आपने सच में अपनी कुछ यादें खो दी है, क्योंकि इस वक्त सेकंड फैमिली आर्थिक तंगी से गुजर रही है और हाँ हमें लीला की शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो हमारी फैमिली बिजनेस में हमारी मदद कर रही है। क्या आपको ये सब याद नहीं है या फिर आप बस भूलने की नाटक कर रहे हैं। वहीं पर कैलिक्स को कुछ भी समझ नहीं आता। वो गुस्से में भी होता है, साथ ही उसे ये पता था कि उसे सबूत दिखाना होगा। वो मन ही मन सोचता है मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे सबूत दिखाना ही होगा। वो औरत जिसने मुझे जहर दिया था उसे तो लग रहा होगा कि मैं मर चुका रहूंगा। जिसके बाद कैलिक्स बात को बदलते हुए कहता है अभी के लिए इस बात को छोड़ते हैं, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, वो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। वही कैलिक्स की ओर देखकर रासेल मन ही मन सोचता है मुझे लगा ही था ये कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है 4 घंटे बाद सेकंड कैसल में। को एक अनजान शख्स इमारतों के ऊपर छलांग लगाते हुए वहां पर पहरा देते हुए गार्ड्स की नजरों से बचते हुए कैसल के अंदर पहुंचता है और कैलिक्स के दरवाजे को खोल कर अंदर जाती है। कमरे के अंदर आने के बाद वो अपनी चोगे को सर से हटाती है। हम देखते हैं वो नौकरानी ही होती है। जहाँ कैलिक्स को कंबल ओढ़ कर बिस्तर पर सोता हुआ देख उसे लगता है कि कैलिक्स मर चुका रहेगा। ये सोचकर नौकरानी अपने आस्तीन के अंदर से एक सुसाइड नोट निकालता है और वही दराजू के अंदर रखी स्टैम्प को निकालकर उस सुसाइड नोट पर लगाती है और साथ ही मन सोचती है ऑलराइट, अब बस मुझे बिना किसी के नजरों में आए यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी अचानक से बिना किसी आहट के नौकरानी की गर्दन पर कोई तलवार रख देता है और गहरी आवाज में कहता है हिलना मत। ये आवाज सुनकर नौकरानी घबरा जाती है, जिसके बावजूद भी नौकरानी हिम्मत करके कहती है अब बहुत लेट हो चुकी है, लॉर्ड कैलिक्स मर चुका है। जहां हम देखते हैं तलवार तांगने वाली और कोई नहीं बल्कि रासेल होता है। जहां नौकरानी रासेल को बताता है क्या तुम सेकंड फैमिली के लिए समर्पित नहीं हो? कैलिक्स के मर जाने के बाद दूसरा राजकुमार ही अगला काउंट बनेगा, तो तुम्हें उसके लिए लॉयल रहना चाहिए। लेकिन तभी नौकरानी के पीछे से किसी की आवाज आता है। वो कहता है जैसा मैंने उम्मीद किया था। वहीं पर आवाज को सुनकर नौकरानी तुरंत ही उस ओर देखता है। कैलिक्स को देखकर नौकरानी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जहां कैलिक्स उस सुसाइड नोट की ओर देखकर कहता है स्लो पॉइजन। इंटरेस्टिंग, इस तरह की नोबल फैमिली में किसी को जहर देना आम बात है, इतना तो मुझे भी पता है, लेकिन इसके बारे में अगर किसी को पता चल गया तो ये दिक्कत दे सकता है। कैलिक्स को अपने सामने जिंदा खड़ा देख नौकरानी रासेल के पकड़ से निकल जाती है और दोबारा रासेल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रासेल उसे आसानी से रोक देता है और उसके पेट पर जोर से मुक्का मार देता है। जहां पर कैलिक्स को लगता था कि उसे इन दोनों के बीच की अंतर के बारे में पता है, लेकिन रासेल की ताकत को देखकर वो समझ जाता है कि रासेल उस नौकरानी से कई ज्यादा ताकतवर है। पेट पर मुक्का पड़ने के बाद नौकरानी अपने घुटने पे आ जाती है। कैलिक्स उस नौकरानी की ओर देखकर कहता है भले ही नोबल फैमिली में किसी को जहर देना
लेना आम बात है, लेकिन फिर भी पीछे कोई एविडेंस या फिर विटनेस छूट गया तो जिसने भी किसी नोवेल को मारने की कोशिश किया होगा उसे मार दिया जाएगा, इवन भले ही वो एक नोवेल ही क्यों ना हो। जहां एविडेंस के तौर पर ये रहा सुसाइड नोट और विटनेस के तौर पर तुम तो हो ही, लेकिन उसी वक्त नौकरानी धड़ाम से जमीन पे गिर जाती है। ये देखकर कैलिक्स कहता है, अचानक से क्या हुआ? ये सुनकर रासेल कहता है, लगता है ये बेहोश हो चुकी है। जिसके बाद रासेल उसकी माना होल को परखता है। साथ ही वो बताता है कि ये नौकरानी माना ब्रीदिंग टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी ये एक एलीट सोल्जर के बराबर है अच्छी ट्रेनिंग के साथ। ये कहते हुए रासेल कैलिक्स की ओर देखता है। उसे लगता है कि कैलिक्स को ये सब पहले से ही पता है। साथ ही रासेल कैलिक्स के रिक्वेस्ट के बारे में सोचता है, जहाँ पर रासेल को कैलिक्स कुछ अलग लगा था। जिसके बाद कैलिक्स रासेल से कहता है कि नौकरानी को बांध दो। जिसके कुछ देर बाद हम नौकरानी को देख पाते हैं जो कि कुर्सी से बंधी हुई थी और रासेल उसके हाथों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, जहां नौकरानी अभी भी बेहोश थी। अचानक नौकरानी की आंखें खुलती है और वो अपने सामने रासेल को देख पाता है। जहां रासेल का कहना था कि नौकरानी चाहता तो उसे ऐसे ही मार सकता था, लेकिन उसे पॉइजन ही क्यों दिया गया, क्योंकि पॉइजन से मरने के बाद ये बिल्कुल सुसाइड लगता। ऊपर से उसने पहले से ही सुसाइड की कोशिश की थी। वो अगर मर जाता तो किसी को किसी पर भी शक नहीं होता। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात अजीब है, अगर नौकरानी चाहती तो उसे पॉइजन देकर तुरंत ही मार सकती थी, लेकिन आखिर उसे नौकरानी ने स्लो पॉइजन ही क्यों दिया? ये कहकर रासेल नौकरानी की चेहरे को पकड़ लेता है और सवाल पूछता है, आखिर स्लो पॉइजन ही क्यों? ये सुनकर नौकरानी कुछ भी नहीं कहती, जहाँ रासेल ही जवाब देता है, क्योंकि तुम मरना नहीं चाहती। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तुम भले ही रानी के लिए लॉयल हो, लेकिन तुम अपना जान नहीं देना चाहती। लेकिन नौकरानी कुछ भी नहीं कहती। कैलिक्स रासेल को इशारा करता है। रासेल जबरदस्ती नौकरानी की मुंह खुलवाती है, जहां पर कैलिक्स अपने पास से एक गोली निकालता है और नौकरानी के मुंह के अंदर डाल देता है और साथ ही उसे वो सड़ी हुई दूध भी पिलाती है। जहां नौकरानी उसे पीने से मना कर रही थी, वो सटपटा रही थी, जो देखकर रासेल उसकी मुंह को बंद कर देता है। वहीं पर नौकरानी को मजबूरी में वो गोली और दूध पीना पड़ता है। जहां नौकरानी जोर जोर से खांसती है और सवाल पूछती है कि आखिर उसमें क्या था। नौकरानी की सवाल सुनकर कैलिक्स कहता है कि उसमें जहर था। नौकरानी को विश्वास नहीं होता। नौकरानी, जिसे कैलिक्स की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, उसका कहना था कि आखिर उनके पास इस तरह का जहर कैसे हो सकता है। सवाल सुनकर कैलिक्स ठंडी नजरों से देखते हुए कहता है, जब तक तुम्हारे पास पैसे है तुम जितना चाहो उतना पा सकते हो। और हाँ, शायद मैंने तुम्हें नहीं बताया, मैंने उसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट भी ऐड किया है। शायद उस चीज का नाम सफेद रेडिस है। इस नाम को सुनते ही नौकरानी की चेहरा देखने लायक था। वहीं पर रासेल भी हैरान हो जाता है। कैलिक्स, जो कि शांत था, उसे देखकर नौकरानी कहती है, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन वहीं पर कैलिक्स बिल्कुल शांत था, वो कुछ भी नहीं कहता, बस उसके चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कुराहट होता है। कैलिक्स कहता है, आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ, तुम्हें बस अपने मालिक को मेरे मौत के बारे में इन्फॉर्म करना है। जहाँ नौकरानी का कहना था कि आखिर वो कैलिक्स की बातें क्यों ही माने। कैलिक्स कहता है, आई थिंक तुम्हें मरना नहीं है। वहीं पर यह सुनकर नौकरानी शांत हो जाता है। कैलिक्स आगे बताता है, इस पॉइजन के लगभग 3000 अलग अलग एंटीडोट्स हैं और पॉइजन के ऊपर ही एंटीडोट्स डिपेंड करता है। और कैलिक्स बताता है कि अगर नौकरानी को एंटीडोट्स चाहिए तो बस उसे कैलिक्स से ही मिल सकता है, क्योंकि एंटीडोट्स के बारे में बस उसे पता है। कैलिक्स की इन बातों को सुनकर नौकरानी को अंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होता है। नौकरानी अपने आप को रोक नहीं पाती और वो मान जाती है और कहती है, ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी बातें मंजूर है, अब मुझे खोल दो। नौकरानी की बात सुनकर कैलिक्स कहता है, आखिर ये किस तरह का टोन है, तुम्हें मुझसे एटलीस्ट रिक्वेस्ट तो करना ही चाहिए। ये सुनकर नौकरानी मजबूरी में कहती है, प्लीज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे खोल दो। जहाँ पर रासेल कैलिक्स की इस नई पर्सनैलिटी को देखकर हैरान था। वहीं पर नौकरानी अभी लिटरली भीख मांगते हुए कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो। जहाँ पर यह सब बस कैलिक्स का प्लान था, वहाँ पर कोई भी जहर
जहर नहीं था, वो बस सड़ी हुई दूध थी और एक आम सी गोली। नौकरानी की हालत को देखकर कैलेक्स किसी तरह अपनी हंसी को रोककर रासेल को उसे खोलने को कहता है, जो सुनकर रासेल हैरान हो जाता है। वो कहता है, आपको इसने मारने की कोशिश की थी? रासेल की बात सुनकर कैलेक्स कहता है, भले ही इसने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट गवाह है, सो एटलीस्ट हमें इसके ऊपर बेसिक इंसानियत तो दिखानी ही चाहिए। वहीं पर इतना सब होने के बाद कैलेक्स के मुंह से इंसानियत की बात सुनकर रासेल का चेहरा देखने लायक होता है, जहां नौकरानी गुस्से में रासेल को गाली देते हुए उसे खोलने को कहता है। जिसके कुछ देर बाद हम दोबारा नौकरानी को देखते हैं, जिसे खोल दिया गया था। नौकरानी अभी अपने घुटने में थी और वो कैलेक्स की सारी बातें मानने को तैयार हो चुकी थी। नौकरानी के वहां से चले जाने के बाद रासेल कैलेक्स से सवाल पूछता है कि आखिर उसके पास इतनी सारी नॉलेज कहां से आई। ये सुनकर कैलेक्स कहता है, रासेल की सवाल सुनकर कैलेक्स बताता है कि उसे ये सारी जानकारियां किताबों से मिली है। कैलेक्स की बात सुनकर रासेल का कहना था कि इस देश पर इस तरह की किताबें छापना इल्लीगल है और छापने पर मौत की सजा सुनाई जाती है। जहाँ कैलेक्स मजबूर था क्योंकि वो सच नहीं कह सकता था। अगर वो सच बताता कोई भी उसके बातों पर भरोसा नहीं करता। इसीलिए कैलेक्स एक और नई कहानी बनाकर रासेल को बताता है, तुम्हें उस डैगर के बारे में याद तो होगा जिससे मैंने अपने खुद के साथी पर वार किया था। ये सुनकर रासेल कहता है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उससे क्या? सवाल सुनकर कैलेक्स आगे बताता है कि वो डैगर उसे उसकी माँ ने दिया था और उस डैगर के पास कुछ मिस्टीरियस पावर्स थी जो कि अभी मुझे मिल चुका है। लेकिन रासेल को देखकर लग रहा था कि उसे अभी भी भरोसा नहीं है, जो देखकर कैलेक्स आगे बताता है कि आखिर रासेल को क्या लगता है कि कैलेक्स ने आखिर क्यों ही उस डैगर को अपने साथी पे घुसाया था। जहां रासेल का कहना था, अगर ये डैगर इतनी ही रेयर है तो इसके बारे में पूरी दुनिया को तो पता होना चाहिए ही था। ये सुनकर कैलेक्स रासेल से कहता है, क्या तुम्हें क्लेरिस डैगर के बारे में पता है? ये नाम सुनते ही रासेल हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये वही डैगर है जो कि ग्रेट लेडी ने मुझे दिया था? जहां रासेल को अपनी बातों में आता हुआ देख कैलेक्स खुश हो जाता है। रासेल का कहना था, अगर ये बात सच है तो ये तो खजानों का भी खजाना है। जहां कैलेक्स मन ही मन सोचता है, असलियत में मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा है। लेकिन तभी रासेल सीरियस होकर कैलेक्स से सवाल पूछता है कि आखिर इसके बारे में और किसको पता है। यह सुनकर कैलेक्स तुरंत ही बताता है, सिर्फ आपको पता है। जिसके बाद कैलेक्स रासेल से सवाल पूछता है कि उसे लीला की कहानी के बारे में क्या लगता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि राजा की मूवमेंट इतनी आसानी से लीक हो जाए और बस एक मॉन्स्टर अटैक की वजह से उनका मौत हो जाए? ये कुछ अजीब नहीं लग रहा। जहाँ रासेल को एहसास होता है कि कैलेक्स को उसकी मदद की जरूरत है, लेकिन मैं ऐसे ही किसी की साइड नहीं ले सकता। लेकिन बात वहाँ पे बदल जाता है, अगर राजा की मौत एक सोची समझी साजिश हो। ये सोचकर रासेल अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ लेता है। जहाँ रासेल एक सोल्जर होने की वजह से वो इन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने से बचता आया है। जहाँ कैलेक्स गुस्से में कहता है कि आखिर उसके पिताजी को ही क्यों मरना पड़ा। अगर कैलेक्स को इस हत्या के पीछे की मास्टरमाइंड के बारे में पता चल गया, क्या वो बदला उम्मीद कर सकता है? जहाँ कैलेक्स आगे बताता है कि मेरी पिताजी और तुम्हारी लॉर्ड जिसे मार दिया गया है और इसके पीछे की मास्टरमाइंड कोशारिन फैमिली है, और अगर उस फैमिली से ग्रैनविल राजा बन गया तो सारी उम्मीद धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन हम ऐसे ही हार नहीं मान सकते क्योंकि सिचुएशन टफ है। ये कहने के बाद कैलेक्स रासेल की ओर सीरियस होकर देखता है। वही रासेल इतनी लंबी चौड़ी भाषण सुनने के बाद तुरंत ही कैलेक्स के सामने घुटने पे आ जाता है और कैलेक्स को अपनी लॉयल्टी की वादा करता है कि रासेल अपने पिछली 50 सालों की कसम को तोड़ देता है कि वो राजनीति से दूर रहेगा। लेकिन अब उस कसम की कोई अहमियत नहीं रही क्योंकि अब उसके अंदर सिर्फ एक ही जज्बा है, बदला। कैलेक्स बस मुस्कुरा रहा था। उसे क्या चाहिए था? एक ऐसा साथी जो तलवार हो, निडर हो, और अब वो मिल चुका था। रासेल, कैलेक्स बोला, उठो रासेल, किसी ऐसे इंसान के लिए वफादारी की कसम खाने की कोई ज़रूरत नहीं है जो खुद किसी ओहदे पे नहीं है। रासेल सीरियस होकर बोला, आज से मैं आपको मजबूत बनाऊंगा
कैलेक्स ने तुरंत ही टॉपिक चेंज कर दिया। उसे डर था कहीं रासेल ट्रेनिंग देने की बात न छेड़ दे। कैलेक्स कहता है, अब जब हमें काउंट के जहर वाले प्लान का पता चल गया है, सब कुछ प्लान के मुताबिक सेट हो रहा है, तो अब बस बाकी है बदले की शुरुआत की। सीन शिफ्ट होता है, हम दरबार का सीन देख पाते हैं जहाँ पर एक सुनहरी बालों वाली औरत कहती है, लगता है कि सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं। वहीं पर काउंटेस को काउंट के कुर्सी पर बैठा देख कोई कहता है कि आखिर काउंटेस वहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, जहाँ पर काउंटेस एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहती है, शायद से आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि कल कैलेक्स ने जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। वो स्लो क्रीम पाई पॉइजन था। यह सुनकर एक और बुढ़ा आदमी जिसके बड़े बड़े दाढ़ी थे वो कहता है, ये तो वही फेमस पॉइजन है ना जिसे खाकर लोग सुसाइड करते हैं। वहीं पर जिन लोगों को इस बारे में पता नहीं था वो लोग आपस में ही बातें करने लगता है, जहाँ पर एक कहता है, तो अब इस कॉमेडी का कोई मतलब ही नहीं है। वहीं पर काउंटेस और वो बुढ़ा एक दूसरे के साथ मिला हुआ था, जिसके बाद किसी के पूछने पर कि अगला काउंट कौन बनेगा, ये सुनकर कोई कहता है, ये तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, अभी के लिए काउंटेस ही काउंट का कुर्सी संभालेगी। वहीं पर हम देखते हैं कैलेक्स दूसरे कमरे में मौजूद था। भले ही उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके आंखों में एक अजीब सी आग थी। कैलेक्स रासेल की ओर देखकर कहता है, क्या तुम तैयार हो? रासेल जवाब में कहता है, हमेशा। और साथ ही हम रासेल को देखते हैं जो कि अपने कवच पहने अपने तलवार के साथ तैयार था, जहां पर इन सभी चीजों के बारे में सोचकर काउंटेस और उसका बेटा दोनों खुश था। लेकिन तभी अचानक से धड़ाम की आवाज के साथ उस हॉल की दरवाजा खुल जाता है, जहां कैलेक्स दरवाजे के अंदर आता है। उसे देखते ही काउंटेस की आंखें फटी की फटी रह जाती है, जहां कैलेक्स और रासेल बड़े ही शान से अंदर की ओर आता है। काउंटेस को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता, वो कुछ कहने की कोशिश करता है। वहीं पर बाकी सभी लोग कहता है, प्रिंस तो जिंदा है, लेकिन हमने तो सुना है कि इसने जहर पी ली थी। अरे देखो रासेल उसके पीछे क्यों है। जिसके बाद कैलेक्स सीधा ही काउंटेस के सामने पहुंच जाता है और उसकी ओर उंगली करते हुए कहता है, माँ आखिर आप इस कुर्सी पर क्यों बैठे हुए हो? आपको ये कुर्सी सूट नहीं करता। काउंटेस जो कि गुस्से में थी, लेकिन वो अपने चेहरे पर हंसी लाकर कहती है, तुम देखने में ठीक लग रहे हो। ये सुनकर कैलेक्स हंसकर कहता है, हाँ कोई है जो कि मुझे जहर पिलाना चाहता है, लेकिन मैं बच गया। और वो काउंटेस की ओर देखकर कहता है, लेकिन ये तो बुरी बात है किसी के बारे में मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैलाना। ये सुनकर काउंटेस गुस्से में खड़ी हो जाती है और कहती है, भले ही तुम कभी भी मुझे अपनी एक माँ की तरह ट्रीट ना करो, लेकिन मुझे एक मर्डरर बना देना ये मैं कभी नहीं सहूंगा। ये राज दरबार है और यहाँ पर तुम्हें अपने शब्दों को सोच समझकर चुनना चाहिए। ये सुनकर कैलेक्स हंसकर कहता है, जी बिल्कुल, देखते हैं सच सामने आने के बाद भी आप ऐसे ही कह पाते हैं या नहीं। कैलेक्स की इस बात को सुनकर काउंटेस को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ये सुनकर कैलेक्स कहता है, तो ठीक है, और वो ताली बजाता है। ताली बजते ही दरवाजा दोबारा खुलता है और एक सिपाही उस नौकरानी को रस्सी से बांधकर दरबार ले आता है, जहाँ पर हर कोई उस नौकरानी को रस्सी से बंधा हुआ देख एक दूसरे से बातें करने लगता है, जहाँ किसी को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन वही काउंटेस की चेहरा देखने लायक होता है, जहाँ पर कैलेक्स उस नौकरानी के पास जाकर उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम लीला बताती है, लेकिन वहीं पर काउंटेस की दिमाग खराब हो रही थी। वो मन ही मन सोचती है कि आखिर ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, जहाँ पर लीला का कहना था कि वो कुशारिन फैमिली जो कि काउंटेस की ही फैमिली है, उस फैमिली का एक शैडो कॉप है जो कि एक जासूस है। कैलेक्स आगे पूछता है कि ये शैडो कॉप्स क्या है। जवाब में नौकरानी कहती है, शैडो कॉप्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अनाथ बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें ट्रेनिंग देता है और उनमें से जो बच जाता है वही बनता है शैडो कॉप्स। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन सभी बच्चों को नकली आइडेंटिटी देकर अलग अलग जगह भेज दिया जाता है। कैलेक्स आगे पूछता है, तो यहाँ पर तुम्हारी नकली आइडेंटिटी क्या थी? मुझे यहाँ पर काउंटेस स्टेला की नौकरानी के तौर पर भेजा गया था।
ये सुनकर कैलेक्स पूछता है, क्या स्टेला को तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता था? ये सुनकर नौकरानी हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, हाँ उन्हें पता था। लेकिन काउंटेस गुस्से में कहती है, ये बस मुझे फंसाने की एक साल है, लेकिन बाकी लोग आपस में बातें करते हैं। क्या एक जासूस? ये तो लगभग 5 सालों से यहाँ पर रह रही है और अब पता चल रही है कि ये एक जासूस है। दूसरा कोई कहता है, पता नहीं इसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ से भेजा होगा। वहीं पर हम उस बुढ़ाओ को देखते हैं जिसकी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा फट रही थी। वो सोचता है उसे जल्द ही कुछ करना होगा। वो रासेल की ओर देखकर चिल्लाकर कहता है, वाइस काउंट रासेल, आप शांत क्यों है? क्या आपको इस आम सी नौकरानी पर भरोसा है? वहीं पर यह सुनकर रासेल अपनी दमदार आवाज में कहता है, ये कोई आम सी नौकरानी नहीं है, ये एक क्रिमिनल है जिसे मैंने अपने हाथों से पकड़ा है और इसने खुद माना है कि ये एक जासूस है जो कि काउंटेस के फैमिली से है। और हाँ, ये किसी तरह का चाल है या फिर कुछ और, आप सारे सबूत देखने के बाद बताइएगा। ये सुनकर वो बुढ़ा और कुछ नहीं कह पाता। वहीं पर दूसरा कोई शख्स उस बुढ़े पर गुस्सा करते हुए कहता है, उसे बकवास करने की बजाय चुप रहना चाहिए। उसकी बात सुनकर बुढ़ा कहता है, क्या कहा तुमने? उन सबको आपस में लड़ते हुए देख रासेल जोर से चिल्लाते हुए कहता है, बस बहुत हो गया। ये सुनकर हर कोई शांत हो जाता है। जिसके बाद कैलेक्स नौकरानी से आगे पूछता है कि आखिर उसे यहाँ पर किस तरह का मिशन मिला था। नौकरानी बताती है, महीने में एक बार उसने जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है उसे रिपोर्ट करना होता है। जहाँ पर कैलेक्स ठंडी नजरों से नौकरानी की ओर देखकर कहती है, आखिर किस तरह का इंफॉर्मेशन? मेनली मुझे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही भेजना होता था जो कि चीफ ट्रेजरर द्वारा बनाई गई होती है। साथ ही मैं काउंट के ऊपर नजर रखती थी, उसकी लोकेशन, शेड्यूल और सारी प्लान्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करती थी। वहीं पर यह सब सुनने के बाद रासेल का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। साथ ही कैलेक्स एक कदम आगे बढ़ के उससे पूछता है, और तुम्हारा लास्ट मिशन क्या था? सवाल सुनकर नौकरानी बताती है कि उसकी लास्ट मिशन कैलेक्स को जहर देने का था। इसके बाद उसके कमरे से चुपके से जाकर एक सुसाइड नोट रख के आना था। कैलेक्स आगे पूछता है, फिर उसके बाद क्या हुआ? नौकरानी कहती है, मैं उसे जहर देने में कामयाब हो गई थी और जब मैं रात को उनके कमरे में सुसाइड नोट रखने के लिए गई थी तब मैं रासेल की हाथों पकड़ी गई। वहीं पर काउंटेस ये सब सुनने के बाद गुस्से में अपने ऊपर से काबू खो देती है और गुस्से में उनकी ओर आगे बढ़ने लगती है। लेकिन वहीं पर काउंटेस के बेटा और कोई और आकर उसे रोक देता है। जहाँ पर काउंटेस गुस्से में कहती है, क्या तुम में से किसी के पास सबूत है? ये बस मुझे फंसाने के लिए एक साजिश है। वहीं पर यह सुनकर कैलेक्स हल्का सा हंसकर कहता है, सबूत? और वो रासेल की ओर देखता है और रासेल हाँ में जवाब देकर अपने पास से उसी सुसाइड नोट को निकाल लेता है और साथ ही बताता है कि यह सच है कि उसने ही इस नौकरानी को रंगे हाथों पकड़ा है। और साथ ही दूसरा एक स्क्रोल दिखाते हुए कहता है, क्या आप में से कोई ये स्क्रोल पहचानता है? जहाँ पर हमें उस स्क्रोल के बारे में बताया जाता है कि वो स्क्रोल द्वारा किसी की भी झूठ पकड़ी जा सकती है और सच्चाई बाहर निकाला जा सकता है।